अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, एक बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल है। इब्तदाई तौर पर बड़ी ब्रीफली उस पर बात करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये प्रोग्राम इस वक्त आवाज़ हक लाइव, आवाज़ हक अनसेंसर्ड और फेसबुक के हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर देखा जा सकता है। आज का जो इंट्रो है दोस्तों, वो एक पॉलिटिकल वॉर स्ट्रेटजी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी सियासी और अस्करी कशीदगी दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से बयानात दागे जा रहे हैं। दोनों तरफ से इल्ज़ामात मीडिया के थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं। मगर एक बात जो हकीकत है, उसका इज़हार करते हुए हम थोड़ा-सा कुछ समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में पहलगाम के एरिया पर जो टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर अटैक हुआ है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा धचका है और बड़े अरसे के बाद खुद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब बहुत बड़ा और बड़ा प्लान्ड और बड़ा ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये हमला सामने आया है। इससे कता नज़र अभी कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थीं और वो लोग कहाँ गए, उनकी आइडेंटिटी कैसे पता चली जब वो हाथ नहीं आ रहे, और क्या वो लोग पाकिस्तान से आए थे या वो कश्मीरी थे या वो भारत से आए थे। अभी तक सबूत के साथ, एविडेंस के साथ कोई भी एलिगेशन जो है वो प्रूव नहीं होता नज़र आ रहा। बट जिन लोगों की जानें गई हैं, जो फैमिलीज़ थी वहाँ पर, कुछ फॉरेनर्स थे, उन सब के हवाले से जी हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं। मगर मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि एक अटैक को, एक हमले को एक कम्युनिटी के साथ ख़ास किया जा रहा है। और अफ़सोस की बात यहाँ ये भी नज़र आ रही है कि बावजूद इसके कि गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन सरकार की तरफ से पाकिस्तान को ऑफ़िशियली सस्पेक्ट कर दिया गया है, ऑफ़िशियली क्लेम डाला गया है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है। मगर अफ़सोस के कश्मीरी लोग जो हैं, उनके लिए इंडिया के हालात ख़तरनाक होते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। उसमें भारत के इंडिया के बीचों-बीच कश्मीरियों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। और ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि कश्मीरी जो हैं, वो अक्रॉस इंडिया अंडर अटैक हैं, पहलगाम के हादसे के बाद। क्लेम के मुताबिक 26 लोग जो हैं, उनकी जो हत्या है इस घटना के अंदर, वो बताई जा रही है। अभी उसको हम डिटेल में थोड़े और तरीके से डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ यशराज शर्मा जी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अंदर
इसी तरीके से नॉर्दर्न सॉरी नॉर्दर्न स्टेट जो पंजाब की है वहाँ जो कि जलंधर का एरिया बनता है, वहाँ आसिफ डार नामी एक कश्मीरी रहता था। उस बेचारे को भागना पड़ा है वहां से, क्योंकि इस्लामोफोबिक किस्म के स्लर्स जो हैं उनको यूज किया जा रहा है। इसको न जाने क्यों धर्म का इशू बनाया जा रहा है। ठीक है जी। एक स्टेट को जो है वो ब्लेम किया जा रहा है, हालांकि अभी वो बंदे हाथ नहीं लगे। यानी इतनी इंटेलिजेंस और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इतना बजट होने के बावजूद ये सारा कुछ हो गया। उस होने के बाद तुरंत चंद मिनटों के अंदर, बल्कि कई जगह पर तो मेन मीडिया पर रिपोर्ट होने से पहले सुनने में आ रहा है कि कुछ ट्विटर के, एक्स के हैंडल्स हैं, उन्होंने पहले ये खबर देना शुरू कर दी कि फलां लोग थे, फलां से आए थे, फलां जगह के थे। देखिए, हम कंडेम कर रहे हैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को, इस तरह के भी किसी तरह के भी काम को, और इस तरह की किसी किस्म की भी किलिंग को, किसी निर्दोष और मासूम इंसान की किलिंग को इस्लाम, इंसान किसी तरह अलाउ ही नहीं कर सकता। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर मसला यहाँ ये आ रहा है कि इसको मुस्लिम्स के साथ लिंक क्यों किया जा रहा है। स्टेट लेवल तक बात है, दोनों स्टेट्स आपस में डील कर लेंगी। इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? और वो मुसलमान जिसका कश्मीरी, उसका क्या लेना देना है? भाई मसला ये है कि वो तो चीज उसके खिलाफ जा रही है। अब ये रिपोर्ट देखने में आ रही है कि आसिफ डार जो कि कश्मीर का रिहायशी है, जो जलंधर में रह रहा है, उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि आसिफ डार कहता है कि उनमें से एक बंदा ये चीखता चिल्ला रहा था कि ये कश्मीरी है, इसी की वजह से हुआ है जो हुआ है। ये रिपोर्ट्स देखने में आ रही हैं इस वक्त इंडिया के अंदर कि कश्मीरी लोग जो हैं उनको हदफ बनाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। याद रखना चाहिए, हम गलत को गलत कहेंगे, मगर किसी की भावनाएं और किसी की आस्था और किसी के जज्बात और किसी की प्रोपेगेंडा का शिकार होकर हम किसी चीज को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है जी। अब यहां जो बुनियादी तौर पर एक चीज समझने की है वो ये है, एक नागरिक अपने राष्ट्र की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकता है, पॉलिसी से, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या डिफेंस पॉलिसी, उससे इख्तलाफ कर सकता है, उसको हक है, क्योंकि वो वोटर है। मसला ये पड़ गया है इंडिया के अंदर, ये गौर से सुनिएगा, कि एक एक्सट्रीम राइट विंग की हिंदुत्वा पार्टी पूरे के पूरे देश के नैरेटिव को हाईजैक करने पर तुली हुई है। और इनके चमचे कड़छे, बजाय इसके कि इस वक्त मुल्क को इकट्ठा करें, बजाय इसके कि इस वक्त सोचें, कम्युनिटीज को साथ लेकर चलें, सोचें कि जेन्युइनली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने मुसलमानों पर थोपना शुरू कर दिया। ये अजीब मामला है। और कोई उनके खिलाफ जाए तो देश के खिलाफ जा रहा है जी। ये क्या बात है? देश किसी पार्टी का नाम नहीं है, देश किसी पार्टी के मैनिफेस्टो या नैरेटिव का नाम नहीं है। अगर किसी पार्टी को एक राइट विंग हिंदुत्व के पिठुओं ने हाईजैक कर लिया हुआ है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि देश इसी बेस पर चल रहा है। देश अलग है। राइट विंग एक्सट्रीम हिंदुत्व के जो गुंडे और गमाश्ते हैं वो और हैं। जनता तो सवाल पूछेगी। फटाफट हाथ खड़े कर कर जाने जाना या हत्याएं होना या लोगों का नुकसान हो जाना, इसको तो सब कंडेम कर रहे हैं।
ये हिंदुत्व के लोग मुसलमान जब उनकी जाने जाती हैं, उस वक़्त किसी तरह भी इनको इनका जज़्बा, इनका देशभक्ति, इनकी कोई चीज़ उस वक़्त नहीं जागती क्योंकि वो नागरिक समझते ही नहीं शायद। ये है मसला। तो अब एक चीज़ समझें, यहाँ जो ज़रूरी है, ताकि कोई सनातनी सुन रहा है, कोई मुस्लिम सुन रहा है, कोई मसीही सुन रहा है, कोई सिख सुन रहा है, अलग़ज़ किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक है, वो सुन रहा है। तो 2 चीज़ों में फ़र्क समझें दोस्तों। अगर आप 2 चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप फ़ैसला करें आप किस जगह पर खड़े हैं। एक है वो प्रोपेगेंडा जो हमें काफ़ी अरसे से गोदी मीडिया के थ्रू फ़ीड किया जा रहा है। अब उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बजाए इसके के नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया से, क्योंकि आप लोगों ने उसको एक राइट विंग के तलवे चाटने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों का एतमाद ही उठ गया। आपने हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नेशनल मीडिया को इस्तेमाल किया। अब वो पंपिंग मशीन आपकी फेल हो गई, धुआं मार गई। आप कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हिंदू हो, मसीही हो, मुस्लिम हो, आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि ये तो हम पर भी इसी तरह आरोप लगाते हैं, मसीहियों पर भी आरोप लगाते हैं, सिखों पर भी आरोप लगाते हैं, जैन और बौद्ध पर भी आरोप लगाते हैं। हमें क्या खबर किस-किस पर आरोप लगा रहे हो? कभी सोचा इस चीज़ को? आज तुम्हें नफ़रत ये जो बो रहे थे, अपने ही इंटरनल कम्युनिटी की नफ़रत के अंदर, आज तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ रहा है। एड़ी चोटी का दौर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का। लोग ट्रस्ट ही नहीं करते नेशनल मीडिया के ऊपर। जब तुम लोग प्राइम टाइम के अंदर कम्युनिटी को लड़वाने के लिए प्रोग्राम करवाओगे, लोग कैसे इस नैरेटिव को मानेंगे? तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाले तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपने लोगों को तंग करने से, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपनी कम्युनिटी को और अपने जो एथनिसिटीज़ हैं और अपने जो रिलिजियस सर्कल्स हैं, उनको तंग करने से फुर्सत ही नहीं थी इस मीडिया को। अब ये लोग आकर इनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करने की वजह से फैसला करेंगे ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। अब ये फैसला करेंगे, ये फैसला करेंगे। तो सवाल ये है, इस राइट विंग एक्सट्रीम हिंदुत्व पार्टी ने क्या देश का शिरादा बखेरने में कोई कमी रहने दी थी? जो आज ये लोग अपना चूरन बेचने वाले जो माहौल में आए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं 2 चीजों में अंतर जरूरी है। ये बेस सारी ये मैं रख रहा हूं 2 चीजों में। देश और चीज है, एक पार्टी राइट विंग एक्सट्रीम हिंदुत्व ये और चीज है। आरएसएस और चीज है, वीएचपी बजरंग दल और चीज है, सनातनियों की गुंडागर्दी और चीज है और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल स्टेटस या पॉलिसीज और चीजें होती हैं। इन दोनों को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ये आपसे यानी मनवाना आपसे चाहते हैं सनातन धर्म और अगर आप नहीं मानते हो तो कहते हैं देशद्रोही। देश का क्या लेना देना भाई? देश की पॉलिसी का क्या लेना देना? जेएसआर से देश की पॉलिसी का क्या लेना देना? कोई सनातनी हो, कोई मसीही हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, देश का इससे क्या लेना देना? नहीं। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि मैं बुनियादी तौर पर अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। क्योंकि हमें कुछ पहले की इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं तो हमें कुछ और ही चीज नजर आ रही है। आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बेसिकली होता क्या है? इस टर्म का इस्तेमाल जो है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे लिए समझना आज के दौर में जरूरी है, उसकी वजह यह है कि ये बात अब सिर्फ राष्ट्रों तक नहीं गई है बल्कि ये दीन धर्म के ऊपर बात लेकर आ रहे हैं
हमें कुछ पता नहीं है कौन क्या राजनीति कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन देश के हित में कार्य कर रहा है और कौन देश के विरुद्ध जा रहा है। जो सत्य की बात करता है उसको ये देशद्रोही और आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। अपने देश के अंदर देखो, बाहर की बात ही नहीं कर रहा मैं, अपने देश के अंदर ही। तो लिहाजा अब लाइंस ड्रॉ करने का समय आ चुका हुआ है और समझने की जरूरत पेश इस वक्त हमारे सामने है कि भाई, अगर ये लोग अपने ही नागरिकों के बारे में इस तरीके पर मामला कर रहे हैं तो हमें फिर रिव्यू करना होगा कि क्या ये पॉलिसीज, क्या इनकी ये टेक्निक, क्या इनकी ये स्ट्रेटजी जो ये हमारे सामने पेश करते हैं वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। जाने गई हैं, हम बिल्कुल उस चीज को कंडेम करते हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ के कानून के कटहरे में खड़ा करो, उनको सख्त से सख्त सजा दो, मगर तुमसे बंदे ही नहीं पकड़े गए, बंदे ही नहीं पकड़े गए। आकर यूनिफॉर्म्स पहनकर कार्रवाई पान डालकर वो निकल गए। हैवी मशीनरी उन्होंने यूज की है, वो चले गए, कानो कान खबर ही नहीं हुई। तो बहरहाल अभी इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रेड फ्लैग ऑपरेशन जो है वो बेसिकली, या रेड फ्लैग सॉरी फॉल्स फ्लैग जो ये टर्म यूज की जाती है, ये सबसे पहले 16th सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल की गई थी रोमन कैथोलिक के खिलाफ। क्योंकि कैथोलिक्स ये करते थे, अपने आप को रिलीजियस बत दिखाते थे, पॉइंट टू बी नोटेड। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेसिकली ये होता था कि कोई किसी कम्युनिटी से अपने आप को होने का क्लेम करे, प्रिटेंड करे। गौर कीजिएगा, कोई ये कहे कि मैं फलां कम्युनिटी से हूं मगर एक्चुअल में वो हो नहीं। इस चीज को 16th सेंचुरी के अंदर फॉल्स फ्लैग के तौर पर रेफर किया जाता था। मिसाल के तौर पर कोई खुद को हिंदू कहे जबकि ओरिजिनल में वो हिंदू ना हो, और कोई कांड कर जाए और लोग समझे कि हिंदू कांड कर गया। कोई खुद को मसीही कहे, क्रिश्चियन कहे, जबकि वो क्रिश्चियन हो ना, और कोई कांड करे और इल्जाम लग जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी पे। अब सिमिलरली कोई खुद को मुसलमान प्रिटेंड करवाए बट ओरिजिनल में मुसलमान हो ना, और कोई कांड करे और पूरे का पूरा ब्लेम मुस्लिम समाज पर चला जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल टुडे एज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इन 16th सेंचुरी ये टर्म इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती थी। ठीक है, आप समझिए। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी आते आते ये एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर यूज होना शुरू हुई। वो टेक्निक ये थी, गौर से सुनिएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वो टेक्निक ये थी कि समुद्रों में पोर्ट्स के ऊपर कुछ शिप्स आती थी पायरेट्स की, बहरी कज्जाकों की, डाकुओं की, जो शिप्स के थ्रू आते थे। वो क्या करते थे, जब किसी राष्ट्र के पोर्ट पर, उसकी बंदरगाह पर वो करीब पहुंचते थे तो फ्लैग्स चेंज कर लेते थे और फ्लैग्स लगा लेते थे अपनी शिप्स के ऊपर उस राष्ट्र का, ताकि लोगों को ये लगे, दूर से देखने वालों को, कि ये हमारे ही राष्ट्र के शिप हैं, हमारे ही मुल्क के शिप हैं। तो वो उनको आने देते थे। जैसे ही वो पहुंचते थे वो अटैक करते थे, लोगों को धोखा देते थे। तो डिस्गाइज करना, मेकअप करना, आर्टिफिशियली खुद को चेंज करना, इस तरीके से कार्रवाई डालना, तो समझ रहे हैं, ये यूज होती थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर अप अंटिल 18th सेंचुरी तक, शिप्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब होने ये लगा कि समय गुजरते बड़ी तादाद के अंदर इस चीज को इस्तेमाल किया जाने लगा मुख्तलिफ राष्ट्रों की तरफ से। मिसाल के तौर पर
बीबीसी ने एक पूरी रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और इसी तरीके से कोल्ड वॉर के अंदर जो है ये यूज होती रही फॉल्स फ्लैग की जो मशीनरी है, ये ऑपरेशंस हैं, कैसे बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक। व्हाट आर दे एंड व्हेन हैव दे बीन यूज्ड, क्या है ये और कैसे यूज किया जाता है। यहां पर स्टार्ट के अंदर उन्होंने यूक्रेन के इशू को सामने रखते हुए, खासतौर पर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो मामला हुआ था, तो बताया है कि यूक्रेन में रशिया ने कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए ताकि वो एंटर हो सके। ऑब्वियसली यूएस और ब्रिटेन इस चीज को सस्पेक्ट करते हैं। याद रखना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतना सीमलेसली होता है और इतना ये अंडर द शेडो और अंडर द डार्कनेस होता है कि इसके एविडेंस बहुत कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। सिर्फ एक चीज होती है जो इसको प्रूव कर सकती है, पता है कौन? वही लोग जिन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो। एंड गेस व्हाट, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वालों को नॉर्मली या तो डिसेबल कर दिया जाता है या उनको किसी और तरीके से हैंडल कर लिया जाता है। लिहाजा दुनिया के सामने बहुत रेयर होता है कि ये चीज हकीकतन सामने आए कि क्या ये रियलिटी में एक ऑपरेशन या अटैक था, मास्टर्ड या ऑर्केस्ट्रेड बाय द एनिमी, और ऑर्केस्ट्रेड और मास्टर्ड और प्लान्ड और स्क्रिप्टेड बाय द विक्टिम इटसेल्फ और द सो कॉल्ड विक्टिम जो खुद को पेश कर रहे हैं। अब इस दौरान में बीबीसी की इस रिपोर्ट ने 1939 का पोलैंड का जर्मन इन्वेजन भी फॉल्स फ्लैग के अंडर रखा, रूसो फिनिश 1939 की गल्फ ऑफ टोंकिन का इंसिडेंट 64 का, इसी तरीके से क्रीमिया का, लिटिल ग्रीन मैन का 2014, और कश्मीर बॉर्डर पर 2020 में एक इल्जाम सामने आया था कि पाकिस्तान में यूएन ऑब्जर्वर्स जो कि कश्मीर से गुजर रहे थे, उस जगह के ऊपर एक व्हीकल के ऊपर फायरिंग होती है 2020 के अंदर, जिसको पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया की तरफ से ये किया गया था, बट इंडिया ये कह रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सो हियर इंडिया क्लेम कर रहा था कि 2020 में पाकिस्तान ने यूएन ऑब्जर्वर्स की व्हीकल के ऊपर जो अटैक फायरिंग करवाई है, तो इंडियन ट्रूप्स को इसमें बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर यूज किया गया, प्रिटेंड किया गया कि इंडियन है, ओरिजिनली वो इंडियन नहीं थे। तो इंडिया ने ये कहा कि इस तरह के मामला चलते रहे हैं। इंडिया ने डिनाई किया, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया। इसी तरीके से पुलवामा अटैक के बारे में आपको पता है, ये खबरें गर्दिश करती रहीं, इस तरह की बहुत सी और चीजें हैं। बट कश्मीर क्यों? एक रिपोर्ट आती है जो कि बहुत बड़ा इल्जाम था, शहर के बीचों बीच एक ऑफिसर गुजरे जिनका नाम है सतीश चंद्र वर्मा। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया, या यूं कहना चाहिए कि एलिजिडली ये कहा गया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था 2001 के अंदर, इसी तरीके से जो ताज होटल पर मुंबई के अंदर 2008 के अंदर अटैक हुआ था, जिसको 26/11 कहते हैं, 26/11, वो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट था। ये इल्जाम लगाया उस वक्त के होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल आरवीएस मानी ने, और आरवीएस मानी ने कोट किया सतीश चंद्र वर्मा को कि जो अटैक किया गया है जनाब 2001 के अंदर, और इसी तरीके से जो है 2008 के अंदर, ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान था। क्यों? क्योंकि उनको लेजिस्लेशन करवानी थी, फंडिंग या एड लेनी थी, या बजट तय करवाना था बेसिकली एंटी टेररिज्म के सेक्शंस करवाने के लिए। ये देखें जरा, मानी इन हिज नोट, बाय द वे ये मैं बताता चलूं, ये 2013 जुलाई 16 टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी। इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में वर्मा को बर्मा फेरा गया और उसके बाद उसने ये बात की। बहरहाल, मानी इन हिज नोट सेड
Verma narrated that the 13/12/2001 attack on Parliament was followed by a POTA, Prevention of Terrorist Activities Act, and 26/11/2008 Mumbai attack जो किया गया था was followed by amendment to the UPA Unlawful Activities Prevention Act. इन एक्ट्स को पास करवाने से पहले ये अटैक सामने आए। अब वो ये कहते हैं कि मुझे जब ये मेरे सामने ये बात रखी गई थी, सॉरी मैं दिखा रहा हूं, तो सर्टनली सी, अच्छा फिर जारी बात है कि उनको कहा गया कि क्या ये जो आप बात कर रहे हैं क्या ये बात सही है? तो वर्मा की तरफ से किसी किस्म का कोई क्लैरिफिकेशन वो सीख कर रहे थे, वो नहीं आई। बट उसके बाद जो मानी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा तो था, मैंने उनको जवाब दिया। ये देखना जरा। Mani, however, claimed to have objected to Verma's remarks. He said, I told him, Verma, that he is entitled to his view. वो कहते हैं वर्मा जी आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है, but such view is generally held as ISI's view in the security establishment. वो कहते हैं आप तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हो, पाकिस्तान की बोली बोल रहे हो। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप लोग अटैक करवाते हो, उसके बाद कोई बिल पास करवाना, ये तो पाकिस्तान बोलता है। तो वर्मा को झाड़ दिया मानी ने। मैं बताता चलूं कि चूंकि ये फॉर्मर होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल में से, इनकी किताबें भी मौजूद हैं और किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। वो अलग बात है कि मानी जी उसके बाद से काफी लाइमलाइट के अंदर रहे, यानी और कई मामलात के अंदर। ये जिस वक्त की बात है उस वक्त करंटली पोस्टेड डिप्टी लैंड एंड मिनिस्ट्री के अंदर मानी उस वक्त मौजूद थे। डेवलपमेंट ऑफिसर इन द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैड इन अ लेटर टू हिज सीनियर क्लेम्ड दैट वर्मा, who was part of CBI SIT team probing the Ishrat Jahan fake encounter case, told him that both the terror attacks were set up with the objective of strengthening the counter-terror legislation. तो सतीश चंद्र वर्मा जी ने कहा कि ये प्लान किए गए थे। ये देखें, यहां भी आपके सामने आ जाता है, who quoted him as saying that the terror attack on Parliament and 26/11 carnage in Mumbai were orchestrated by the government. वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से मामला करवाया गया था। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करकरे, हेमंत करकरे एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी है। जो लोग नहीं जानते उसको पढ़ लीजिएगा। अभी हमारा डिटेल इस तरफ जाना नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझाना है कि बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं या दुनिया के किसी और कोने तक नहीं, हर नागरिक को ये अधिकार हासिल है कि वो सच को जानकर जिए, किसी चीज को कंडेम करे तो उसकी रियलिटी बेस पर करे, और ओरिजिनल जो सस्पेक्ट्स हैं, ओरिजिनल जो क्रिमिनल्स हैं, हम उनको कंडेम करेंगे, हम उनको ब्लेम करेंगे, हम उनको जस्टिस के कटहरे के अंदर लेकर आने का बात करते हैं। हम कहते हैं जो कम्युनिटी इसके अंदर शामिल है उसको धरा जाए, बट ये नहीं होगा कि करे कोई और भुगते कोई और। एक बुनियाद ये थी। इसी तरीके से ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी घटना इससे पहले 2000 के अंदर 20 मार्च 2000 के अंदर कश्मीर के अंदर होती है। जी हां, एक बहुत बड़ी कार्रवाई। वो मैसेकर था सिख मैसेकर। तकरीबन 35 से 36 के करीब सिखों को एक फेस्टिवल के बाद लाइन में खड़ा करके मारा गया था और एक एक को भूना गया था। और बड़ी ये दुखदायक घटना थी, बड़ी खतरनाक घटना थी 20 मार्च 2000 के अंदर, आज से ठीक 25 साल पहले। आज भी पहलगाम के इस इशू के बाद कुछ लोग दोबारा इस वाक्य को याद कर रहे हैं जो हुआ था छित्ती सिंहपुरा के अंदर। छित्ती सिंहपुरा ये सिखों से भरपूर एक इलाका है जहां पर 20 मार्च 2000 को एक अटैक होता है। और गौर से सुनिएगा वो अटैक कैसे होता है।